नकुल हिसाब की बुक देखकर हैरान रह गया। इतना ज़्यादा खर्चा? यह तो 1 महीने का ही हिसाब है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो दिवाला ही निकल जाएगा। पिछले 1-2 महीनों से नकुल देख रहा था कि जब तब रिया एटीएम से पैसे निकाल कर भी खर्च कर लेती थी। एटीएम नहीं जा पाती तो नकुल से पैसे मांग लेती थी। शुरू में तो नकुल यही सोचकर टालता रहा कि नई नई शादी है और रिया ने पहली बार गृहस्थी संभाली है। शायद इसीलिए खर्चों का हिसाब नहीं बैठा पा रही। खुद उसे भी कहाँ अंदाजा था। संयुक्त परिवार में खर्चा माँ और बाबूजी चलाते थे, लेकिन हर महीने सैलरी से ज़्यादा खर्चा तो पानी सिर के ऊपर जाने वाली बात हो गई। नकुल उलझन में था। आखिर इतने पैसे कहाँ खर्च कर रही रिया? कुछ दिन पहले ही उन दोनों की शादी हुई थी। कानपुर से स्थानांतरण के बाद भी शुरू के 1-2 महीनों तक तो हिसाब सही चला, पर धीरे धीरे नकुल को महसूस होने लगा कि खर्चा कुछ ज़्यादा हो रहा है। उसने रिया को खर्चों के बारे में सावधान रहने के लिए इशारा भी किया, पर रिया ने इस ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। नकुल को थोड़ी सी झल्लाहट हुई। बिजनेसमैन की बेटी है, ज़्यादा कमाई है, शायद उसे अंदाज़ा ही नहीं होगा कि बंदी बंधाई कमाई से खर्चा कैसे चलाया जाता है। शादी से पहले उसे इसी बात का तो डर था। नकुल के माँ बाप रिया को पहले ही देख आए थे। शहर में रिया के पिता का नाम था, जितना बड़ा नाम उतनी ही बड़ी कोठी। रिया सुंदर थी, शिष्ट थी, पढ़ी लिखी थी। उन्हें पहले ही नज़र में रिया पसंद आ गई थी। लेकिन नकुल थोड़ा असमंजस में था। उसने ऐसे कई किस्से सुन रखे थे जहाँ बड़े घर की लड़की बंधी बधाई आमदनी से गुजारा नहीं कर पाती और खर्चों को लेकर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं। कुछ मामलों में तो नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। ऐसा नहीं है कि नकुल बड़े घर का नहीं था, पर उसका मानना था कि बड़ा घर तो उसके पिता का है। वह स्वयं तो वेतन भोगी है ही, जिसे महीने में सिर्फ एक बार ही बंधी बधाई तनख्वाह मिलती है और कभी कभार टूट पड़ जाता है तो टीए डीए मिल जाता है। इसके अलावा कोई आमदनी नहीं है। जो भी लड़की उसकी पत्नी बनकर आएगी उसे पूरा महीना उसी सैलरी से गुजारना करना पड़ेगा। माता पिता ने जब रिया के लिए नकुल पर थोड़ा दबाव डाला तो वह इस शर्त पर राजी हो गया कि वह पहले लड़की से बात करेगा, फिर निर्णय लेगा। नकुल की शर्त मान ली गई। नकुल ने दो टूक बात करना उचित समझा। देखो रिया, हम दोनों को अपने अपने जीवन के विषय में एक अहम फैसला लेना है। शक्ल सूरत या जन्म पत्री ही सब कुछ नहीं होती। यह जरूरी है कि हम दोनों एक दूसरे के विषय में अच्छी तरह जान लेने के बाद ही किसी तरह का निर्णय लें। कुछ प्रश्न तुम्हारे दिल में होंगे और कुछ मेरे दिल में होंगे। उसके बाद ही हम यह फैसले लेंगे कि हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या नहीं। रिया को नकुल से इतनी खुली बात की आशा नहीं थी। वह समझ भी नहीं पा रही थी कि नकुल उससे किस विषय पर बात करेगा। उसकी पढ़ाई के विषय में, या उसकी हॉबी के विषय में, या फिर घरेलू कामकाज के विषय में उससे सवाल पूछेगा। हो सकता है उसके सामान्य ज्ञान की परीक्षा ले। उसने डर के मारे उसी दिन से न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया। कोर्स की किताबें एक बार फिर खुल गई, जैसे नौकरी के लिए साक्षात्कार की तैयारी कर रही हो। नकुल ने अपना पक्ष रखा। सबसे पहली बात तो यह है कि हम दोनों के परिवारों का रहन सहन का स्तर सामान्य है। दोनों के घरों में खासा पैसा भी है, लेकिन वे दोनों घर हमारे माता पिता के हैं। मैं एक नौकरी पेशा आदमी हूँ। मुझे माह में बंधा हुआ वेतन मिलता है और तुम्हें उसी वेतन में काम चलाना होगा। एक और बात, भविष्य में मैं या तुम कभी अपने माता पिता के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। रिया ने सहमति में गर्दन हिला दी। चौका बर्तन के अतिरिक्त हम दूसरे किसी काम के लिए नौकर नहीं रखेंगे। घर के सारे काम हम दोनों को मिलजुल कर करने होंगे। रिया ने इस बार भी हामी भर दी। किसी दूसरे की सुख सुविधाओं को देखकर तुलना नहीं करनी है। जब हम समर्थ होंगे तब खुद ही खरीद लेंगे। ठीक है? मुझे बेईमानी की कमाई से सख्त नफरत है। मुझे कभी ऊपर की कमाई के लिए मत कहना। रिश्वत से तो मुझे भी चिढ़ है। मेरे रैंक के अनुसार मुझे बड़ा घर नहीं मिलेगा। शुरू में तुम्हें छोटे घर में ही गुजारा करना पड़ेगा। नहीं कहूँगी, बड़ा घर तो वैसे भी मेंटेन करना मुश्किल होता है। बस मुझे इतना ही कहना था। अब तुम्हारी कोई शर्त हो तो वह भी बता दो। रिया मंत्रमुग्ध सी नकुल का चेहरा निहारने लगी। उसे खुद पर नाज हुआ कि कितना सरल स्वभाव है नकुल का
और कोई होता तो अपनी नौकरी के लिए बढ़ चढ़कर बता उसे प्रभावित करने की कोशिश करता। वह तो इसके लिए तैयार ही नहीं थी। तो उसके मुंह से इतना भर ही निकला, मेरे पापा मुझे कभी शहर से बाहर घुमाने नहीं ले जाते, तुम मुझे घुमाने तो ले जाओगे ना। भला यह क्या शर्त हुई। नकुल रिया के भोलेपन पर हंस दिया। दोनों ने एक दूसरे की शर्तें मान ली और फिर विवाह हो गया। बरामदे में खड़ा खड़ा नकुल यही सोच रहा था। जब शादी से पहले उसने सारी बातें खुलकर बता दी थी, फिर रिया खर्चों पर नियंत्रण क्यों नहीं रख रही है। उसने वहीं से रिया को आवाज़ दी। भरसक नियंत्रण रखने के बावजूद उसकी आवाज़ तेज हो गई थी। रिया घबराई हड़बड़ाई सी किचन से बाहर निकल आई। हड़बड़ाहट में वह और सुंदर लग रही थी। अपनी नई पत्नी को इस हाल में देखकर नकुल को तरस आ गया। थोड़ा क्रोध भी शांत हुआ। उसने बड़े प्यार से पूछा, रिया, यह हिसाब की कॉपी देखो, तुम खर्चों पर नियंत्रण क्यों नहीं रख रही हो? मैंने पिछले महीने भी टोका था। रिया ने सहम कर उत्तर दिया, मैं तो पूरा खर्चा हाथ रोक कर करती हूँ। ना कोई कपड़ा खरीदती हूँ, ना मेकअप का सामान खरीदती हूँ, ना ब्यूटी पार्लर ही जाती हूँ। यह तो रोज़मर्रा का आवश्यक सामान है। जब तक नकुल एक एक आइटम हिसाब की कॉपी में देख पाता, उसके दोस्त अजय का मोबाइल पर फ़ोन आ गया। बिल्डिंग के बाहर गेट के पास खड़ा हुआ नकुल की प्रतीक्षा कर रहा था। नकुल अपनी कार निकालकर अजय के साथ ऑफिस निकल गया। नकुल के स्थानांतरण के साथ ही उसके बैचमेट अजय का भी स्थानांतरण कानपुर हो गया था। दोनों ने साथ ही साथ घर ढूंढा। एक ही बैच के होने के कारण दोनों यही चाहते थे कि एक ही सोसाइटी में दोनों को घर मिल जाए। अजय का परिवार थोड़ा बड़ा था, पत्नी, सास ससुर और 2 बच्चे। उसने 3 BHK का फ्लैट लिया। नकुल का परिवार छोटा था, वह और रिया, उसने 1 BHK का फ्लैट लिया। दोनों का एक ही बिल्डिंग में आमने सामने फ्लैट मिल गए। छोटी सी सोसाइटी थी, कुल मिलाकर 4 टावर, गेट पर 24 घंटे का पहरा, कॉलोनी के बीच में बड़ा सा ग्राउंड जिसमें बच्चों के लिए झूले लगे थे। शहर से थोड़ी दूर थी कॉलोनी, पर थी बहुत सुंदर। एक ही हफ्ते में दोनों अपना अपना परिवार लेकर सामान समेत पहुंच गए। दोनों सपरिवार साथ साथ रहकर खुश भी थे। दिन भर ऑफिस का काम निपटाकर शाम को दोनों परिवार एक साथ बैठकर गपशप करते। कई बार रात का डिनर भी हो जाता था। कुछ अजय की पत्नी निधि पका लेती तो कुछ रिया पका लेती। पिकनिक, पिक्चर, शॉपिंग का प्रोग्राम भी साथ साथ ही चलता रहता था। दिन मज़े से कट रहे थे। एक दिन निधि सुबह सुबह रिया के पास आई। कुछ परेशान थी। बोली, रिया, आज अचानक शक्कर ख़त्म हो गई है। मैं सोच रही थी डिब्बे में होगी, पर डिब्बा भी खाली था। गलती मेरी ही थी, शायद मंगाना ही भूल गई थी। बिट्टू दूध के लिए रो रहा है, एक कटोरी शक्कर दे दे, मार्केट से मंगाकर वापस दे दूंगी। रिया हंसती थी। हो जाता है कभी कभी। ऑफिस के काम में हमारे पति भी इतने मशगूल हो जाते हैं कि कई बार घर का सामान लाना ही भूल जाते हैं। निधि खुश होकर बोली, शाम को वापस कर दूंगी। अब एक कटोरी शक्कर वापस करोगी? बस इतनी ही दोस्ती रह गई है हमारी। रिया ने निधि के संकोच को दूर करने की गरज से कहा, लेन देन तो पड़ोसियों में चलता ही रहता है। और फिर काफ़ी देर तक उदाहरण समेत एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी की किस तरह सहायता की, इन भूली बिसरी बातों की चर्चा छिड़ गई। निधि ने रिया से इतने अच्छे व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। अब वक्त बेवक्त उसका रिया से कुछ भी मांगने का संकोच कम होने लगा। उसके घर हर समय कोई ना कोई चीज़ घटती ही रहती थी। मौका मिलते ही पहुंच जाती रिया के घर और साथ ही अजय की लापरवाही के किस्से भी सुना आती थी। निधि की हालत देखकर रिया का दिल पसीज उठता। सोचती वो कितनी खुशकिस्मत है कि नकुल कभी कोई सामान समाप्त ही नहीं होने देता। शुरू में उसके पास सिर्फ एक ही गैस का सिलेंडर था। गैस खत्म होती तो उसे हॉट प्लेट पर खाना पकाना पड़ता था। जैसे ही दूसरे सिलेंडर की बुकिंग शुरू हुई, उसने दूसरा सिलेंडर तुरंत बुक कर लिया। पर अजय कितना लापरवाह है, सामान खत्म हो जाता है, वह कई कई दिनों तक लाने की सुध ही नहीं लेता। यह तो अच्छा है हम दोनों के घर आसपास हैं, वरना ऐसी ज़रूरतों के समय बेचारी कहाँ मांगती फिरती। शुरू में नकुल और अजय दोनों अपने अपने बाइक से ऑफिस जाते थे। फिर अजय ने प्रस्ताव रखा कि जब साथ ही साथ जाना है तो डबल खर्चा क्यों किया जाए। एक दिन अजय बाइक निकाल लेगा और एक दिन नकुल। इधर काफ़ी दिनों से अजय का बाइक खराब पड़ा था। वह नकुल के बाइक से ही आ जा रहा था।
कई बार नकुल ने पूछा तो बोला कि ऑफिस में काम ज़्यादा होने के कारण उसे बाइक ठीक करवाने का वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। बाइक के हॉर्न की आवाज़ आई तो रिया दौड़ी दौड़ी बाहर भागी। कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। नकुल ऑफिस से वापस आ गया था। पीछे अजय 5 लीटर का रिफाइंड ऑयल का डब्बा पकड़े बैठा था। लीजिए भाभी जी, आपके किचन का इमरजेंसी प्रबंध। अजय तेल का डब्बा रिया को पकड़ाते हुए बोला। उधर नकुल के दिमाग में घर के खर्चे का हिसाब घूम रहा था। उसने रिया को साथ बिठाकर ध्यान से हिसाब की बुक में एक एक आइटम देखना शुरू किया। थोड़ी देर कुछ जोड़ तोड़ के बाद उसने उन जरूरी खर्चों का ही विश्लेषण करना शुरू किया जिनके बारे में रिया ने उसे सुबह बताया था। रिया, पिछले महीने शक्कर 5 किलो कैसे आई? 2 लोगों में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो शक्कर खर्च होनी चाहिए। रिया एकदम से कोई जवाब नहीं दे पाई। नकुल फिर से हिसाब में घुस गया। इस बार डिटर्जेंट भी 1 किलोग्राम लगा है, जबकि हम 2 लोगों के कपड़ों में 500 ग्राम डिटर्जेंट ही लगा करता था। वह इस बार ऑफिस में व्यस्तता के कारण अजय सामान नहीं ला पाया था, इसीलिए निधि शक्कर और डिटर्जेंट उधार मांगकर ले गई थी। कह रही थी कि जल्दी वापस कर देगी। एक तो रिया खुद को गुनहगार समझ रही थी कि नकुल से बिना पूछे उसने सामान निधि को दे दिया। दूसरे अजय नकुल का अच्छा दोस्त था, इस कारण भी रिया अपनी बात को शिकायत का रूप नहीं देना चाह रही थी। और यह क्या, गैस का सिलेंडर 20 दिन में ही खत्म? कहाँ हमारा सिलेंडर 3 महीने तक चलता था। वह अजय को टाइम नहीं मिल रहा था, इसीलिए गैस बुक नहीं कर पा रहा था। निधि दाल सब्जी तो हमारी ही गैस पर बना लेती है। रिया धीरे से बोली तो नकुल चिल्लाया। अगर अजय को समय नहीं मिल रहा था तो निधि बुक कर लेती, मुझे कहती, मैं बुक कर देता। और यह क्या, पिछले महीने सब्जी भी बहुत ज़्यादा आई है। रिया एकदम से उसका हिसाब कुछ नहीं दे पाई। उसे याद भी नहीं आ रहा था कि सब्जी अधिक क्यों आई होगी। जो भी आई थी पकाकर खा ली गई थी, किसी भी दिन फेंकी नहीं गई थी। थोड़ी बहुत नोकझोंक के बाद नकुल ने बुक बंद कर दी। माहौल को हल्का बनाने के लिए रिया बोली, तुम भी क्या हिसाब किताब लेकर बैठ गए हो? ऐसी बात नहीं है रिया, मेरे अकाउंट में कुल 20,000 थे, 5,000 फ्रिज की इंस्टॉलमेंट में निकल गए। आज अजय ने कहा कि उसके पैसे ख़त्म हो गए हैं और उसे बेटे की फीस भरनी है। 5,000 मैंने उधार दे दिए, अब तो 10,000 बचे हैं। इतने पैसों में घर का हिसाब कैसे चलेगा? ओह, तो इस महीने हम प्रेस नहीं खरीद पाएंगे। मालूम है, प्रेस करने का रोज का धोबी का खर्च 20-25 रुपये हो जाता है। नकुल ने गर्दन हिलाकर बात वहीं ख़त्म कर दी। रविवार का दिन था। अचानक पड़ोस के घर से खटखट की आवाज़ आई। नकुल ऊपर छत पर चढ़ गया। अजय डिश लगवा रहा था। भुनभुनाते हुए वह नीचे उतर आया। बोला, कल तक तो फीस के पैसे नहीं थे और आज डिश लगवा रहा है। रिया ने निधि की ओर से सफाई दी। अरे उनका टीवी बेकार पड़ा, बंद था। निधि भी बोर होती थी, इसीलिए शायद लगवा लिया होगा। नकुल ने झुंझलाई सी आवाज़ में कहा, ठीक है, पर उधार लेकर क्यों? रिया को थोड़ी हिम्मत बंधी। बोली, अगर तुम नाराज़ ना हो तो एक बात बताऊं? तुम्हारे जाने के बाद मैं हिसाब की बुक लेकर बैठ गई। काफ़ी सोचने पर मैंने देखा कि निधि जो सामान लेकर जाती है वह कह तो देती है कि वापस कर देगी, पर आज तक उसने कभी कुछ वापस नहीं किया। हमें ही अधिक खरीदना पड़ता है, इसीलिए तुम्हें हिसाब में सामान अधिक खरीदा हुआ दिख रहा था। और क्या क्या ले जाती थी वह? रिया ने एक ही सांस में बता दिया। सभी कुछ, सब्जी, दूध, चाय, शक्कर, पाउडर, रिफाइंड तेल, बच्चों के लिए रबड़, पेंसिल, शार्पनर, गैस का सिलेंडर तो उसने कभी मांगा ही नहीं। मेरे किचन में आकर चाय नाश्ता और खाना खूब पकाया है, तभी तो सिलेंडर 15-20 दिन में ही ख़त्म हो जाता था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? एक तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, दूसरा अजय तुम्हारा दोस्त है, इस तरह की छोटी छोटी बातें बताती तो तुम्हें शिकायत लगती। रिया की डरी शक्ल देखकर नकुल थोड़ा शांत हो गया। बोला, ठीक है, आगे से थोड़ा सतर्क रहना शुरू कर दो। कैसे? आगे से वह कुछ मांगने आए तो बहाना बना देना, जैसे मना कर देना जिससे उसे बुरा भी ना लगे। मुझे तो बहाने बनाने भी नहीं आते। अरे कुछ भी कह देना, जैसे दूध फट गया है, शक्कर ख़त्म हो गई है और हम गुड़ की चाय पी रहे हैं। आलू मांगे तो कहना करेले बना रही हूँ।
नकुल घर से निकला ही था कि निधि धड़धड़ाती हुई अंदर आ गई। अरे यार, यह दरवाज़ा कैसे खुला छोड़ रखा है? फिर बिना रिया के जवाब की प्रतीक्षा किए ही बोली, मैं नहाने घुसी और गैस पर रखा दूध सारा उबल गया। रिया, थोड़ा दूध दे दे, बिट्टू रो रहा है, दूध फट गया है। रिया को नकुल का वह बहाना याद आया। जब तक वह यह बहाना बना पाती, उससे पहले ही निधि ने फ्रिज खोल लिया। सामने 2 पैकेट रखे थे। एक पैकेट मैं ले लेती हूँ, शाम को अजय से कहकर मंगवा दूंगी। और फिर निधि तेजी से वापस लौट गई। घंटे भर बाद फिर घंटी बजी। निधि ही थी। रसोई की तरफ पैर बढ़ाते हुए बोली, आज क्या बना रही है खाने में? रिया की समझ में नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। पता नहीं क्या मांगने आई है, हो सकता है सब्जी ही मांग बैठे। उसने नकुल का दिया हुआ हथियार ही चलाया। करेले पका रही हूँ। करेले? निधि की आंखों में चमक आ गई। रिया घबरा गई। अब ये करेले मांगेगी? मुझे क्या पता था कि इसे करेले इतने पसंद है, नहीं तो झूठ ही बोल देती। खिली हुई माछों से निधि बोली, फिर तो तेरे आलू बच गए होंगे ना? अजय कल बता रहा था कि ऑफिस से लौटते समय नकुल ने मंडी से अन्य सब्जियों के साथ आलू भी खरीदे थे। 4 आलू दे दे, शाम को वापस कर दूंगी। रिया रुआंसी हो गई। एक ही दिन में 2 अस्त्र बर्बाद हो गए। शाम को उसने नकुल को सारी बात बताई। नकुल सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस परेशानी से कैसे निपटा जाए। अगले दिन रविवार की छुट्टी थी। नकुल और अजय का एक अन्य बैचमेट निखिल अपनी बीवी माधुरी और बच्ची समेत सामने वाले ब्लॉक में ट्रक से सामान उतरवा रहा था। उन दोनों के कहने पर उसने भी उसी कॉलोनी में 2 बेडरूम का फ्लैट खरीद लिया था। ट्रक से सामान उतरवाकर अजय तो वापस आ गया, नकुल वहीं रुका रहा। अगले दिन रिया और नकुल डिनर लेकर निखिल और माधुरी से मिलने दोबारा उसके घर गए। बातों ही बातों में निखिल ने कहा, यार यह अजय तो बड़ा अजीब आदमी है। दोपहर में आया और बोला घर में सिलेंडर खत्म हो गया है, बच्चे भूखे रो रहे हैं, अपना जेरिकैन मुझे दे दे, शाम को दुकान खुलते ही वापस कर दूंगा। तूने बताया ही क्यों कि तेरे पास जेरिकैन भर मिट्टी का तेल है? बताने की क्या ज़रूरत थी? वह तो सामान उतरवा रहा था, सो उसकी नज़र पड़ गई। जब तक गैस का कनेक्शन चालू हो, हॉट प्लेट से ही काम चलाना पड़ेगा। जेरिकैन वापस मिला कि नहीं? अरे जेरिकैन तो नहीं मिला। मज़ेदार बात यह है कि थोड़ी देर पहले ही माधुरी निधि से बात कर रही थी, तो उसके मुंह से निकल गया कि कानपुर में मिट्टी के तेल की तो बेहद किल्लत है। तो जानते हो निधि क्या बोली? क्या? पता नहीं तुम्हारे हस्बैंड कहाँ गए ढूंढने। मेरे हस्बैंड तो दोपहर में निकले और 10 मिनट में ही तेल लेकर आ गए। अब बताओ भला, हमारे यहाँ से तेल ले गए और हमारे ऊपर ही रौब झाड़ रहे हैं। नकुल और रिया दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। मियाँ बीवी दोनों ही चतुर हैं। दोनों को मांगने की तो बुरी आदत है ही, मांग कर भूलने का नाटक करना भी इनकी आदत में शुमार है। घर लौटकर नकुल ने रिया से इस परेशानी का समाधान ढूंढने के लिए कहा, तो रिया ने तुरंत हल सुझाया, हम साफ मना कर दे कि कुछ नहीं देंगे। नहीं, वे बुरा मान सकते हैं। रिया ने अगला प्रयास किया, अच्छा अगर हम दी हुई वस्तु वापस मांग ले? हाँ, किया जा सकता है, पर इसमें आपस के संबंधों में तनातनी हो सकती है। रिया सोच में पड़ गई। एक उपाय और है, हम अगर घर ही बदल लें। इतना आसान नहीं है घर बदलना रिया। अगर दूसरी जगह भी ऐसा ही मांगने वाला पड़ोसी मिल जाए तो फिर क्या तीसरा घर ढूंढेंगे? एक तरीका है। अगली सुबह ऑफिस जाते समय नकुल ने रिया से कहा, कोई भी सामान निधि या अजय को दो तो मुझे ज़रूर बता देना। ऑफिस पहुंचने के बाद रिया के 3 फ़ोन आए और उसने जो जो सामान निधि को दिया सब बता दिया। ऑफिस में लंच सब लोग साथ किया करते थे, मिल बांट कर खाते थे। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो नकुल ने अजय से कहा, अजय आज तेरे घर में प्याज, शक्कर और डिटर्जेंट खत्म हो गया है, लौटते वक्त लेकर जाना। तुझे कैसे पता? अजय का कौर मुंह तक आते आते रुक गया। अरे यार, तुझसे लापरवाह कोई नहीं हो सकता। तू तो घर का सामान लाना भूल जाता है। उधर भाभी जी घर घर सामान मांग मांग कर तेरी गृहस्थी चलाती रहती हैं। मैंने इसलिए रिया से कह दिया था कि भाभी जी के घर जो जो सामान ख़त्म हो जाए मुझे फ़ोन पर बताती जाए। अभी तक ये 3 चीज़ें भाभी जी मेरे घर से लेकर गई हैं। अजय को इस तरह सबके बीच पोल खुलना रास नहीं आया। वह चिल्लाते हुए बोला, ऐसा क्या सामान मांग लिया मेरी बीवी ने?
भले पड़ोसी होने के नाते थोड़ा बहुत लेन देन तो चलता ही है। निधि भी तेरे यहाँ से कुछ ले गई होगी, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू ढिंडोरा पीटता फिरे। इससे पहले कि नकुल कुछ बोल पाता, निखिल बीच में ही बोल पड़ा। अरे अजय, तुझे मिट्टी का तेल मिला कि नहीं? तूने तो जरी कैन भी वापस नहीं किया। अजय इस दो तरफा हमले के लिए तैयार नहीं था। उसने चुप बैठने में ही भलाई समझी। राकेश तिवारी उनके ग्रुप में सबसे ज़्यादा मस्त था। जानते बूझते हुए बोला, भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी बनी हुई है। यह कौन लाया है? मैं लाया हूँ, अजय बोला। यानी नकुल के घर की सब्जी पर अपनी मुहर लगा रहे हो? अजय के मुंह से जोर से निकला, खबरदार, आज की सब्जी मेरे घर की है। इसका मतलब रोज की सब्जी नकुल के घर की होती थी। राकेश तिवारी ने बात पकड़ ली। इसके साथ ही पूरे ग्रुप का जोरदार ठहाका गूंजा। शाम को नकुल ने सब्जी मंडी में बाइक रोक लिया और अजय से बोला, जो जो सामान घर में ख़त्म हो रहा है वह ले ले। मुझे बहुत बुरा लगता है जब भाभी जी घर घर हाथ फैलाती हैं। अजय एक हारे हुए सिपाही की तरह बाइक से उतरा और सामान लेने चला गया। अजय को देखते ही दुकानदार बोला, बहुत दिन बाद आए हैं बाबूजी। नकुल मन ही मन बोला, जब मैं रोज आ रहा था तो यह क्या करते आकर, मगर अब चिंता ना करो, ये रोज आएंगे। अजय ने सामान पैक करवाना शुरू किया तो नकुल ने दुकानदार से उसी सामान में से कई चीज़ों के अलग अलग पैकेट बनाने को कहा। अजय ने टोका तो नकुल बोला, अरे यार, तेरी इस भूलने की आदत के कारण मैं भाभी को अब और अपमानित होते नहीं देख सकता। इसलिए बजाय इसके कि वे मांगा हुआ सामान मुझे वापस करने आए, मैं पहले ही उसे अपने घर ले जा रहा हूँ। अजय के पास इतने जोरदार तर्क का कोई जवाब नहीं था। उसने चुपचाप दुकानदार के पैसे चुकाए और दोनों लोगों की थैलियां हाथ में पकड़े चुपचाप बाइक से पीछे बैठ गया। अजय से अपनी थैली लेकर जब नकुल अपने घर पहुंचा तो रिया ने उसके हाथ से थैली ली और बोली, सुनो, यह मांगी हुई चीज़ों की लिस्ट क्या रोज रोज तुम्हें फ़ोन पर देनी पड़ेगी? कल से शायद तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उधर निधि अजय को 2000 का बिल पकड़ाते हुए बोली, आज सर्विस स्टेशन से मैकेनिक आया था, बाइक ठीक कर गया है। कह रहा था अजय का फ़ोन आया था, उन्होंने ही घर का पता और बाइक का नंबर दिया है। दोनों घर आसपास थे पर दोनों में माहौल अलग था। इधर नकुल से अपनी जीत की मुस्कुराहट रोके नहीं रुक रही थी और उधर अजय परेशान था कि उसने तो कोई फ़ोन नहीं किया था, पर बीवी के आगे अपनी हार का पर्दाफाश होने के डर से वह शांत खड़ा था। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।